वीडियो ऑफ मिस्टर फूटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? वापस आ गए हैं इस न्यू ईयर के सेकेंड एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत चीजें हुई हैं, बहुत मैचेस हुए हैं, एफए कप हुआ है और भी बहुत सारे मैचेस हुए हैं और थोड़े ट्रांसफर्स भी हुए हैं। तो सब डिस्कस करते हैं इस एपिसोड में हम लोग। स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। लेट्स गो। So guys, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत सारे मैचेस के, मेजर टीम्स के जो अभी हुए हैं और कुछ ट्रांसफर्स, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स जो अभी हुए हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, इस वीडियो में भी हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे। तो पहले ट्रांसफर्स की बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं फुटबॉल के कुछ मैचेस जो हुए हैं अभी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड से हटके थोड़ा बाहर की लीग्स के इंपॉर्टेंट टीम्स के मैचेस की। सबसे पहले जाते हैं हम ला लीगा की तरफ। वहां पे बार्सिलोना की बात करते हैं। बार्सिलोना सडनली बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रही है। बार्सिलोना अभी ला लीगा में नंबर 1 हो चुकी है। उन्होंने अभी रिसेंट में, चाहे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके अपने मैचेस जीते हैं और आई थिंक कोई मैच हारा भी नहीं है। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड चावी's टीम इज गोइंग ग्रेट गन्स इन ला लीगा। उनका यूनिट बहुत कोहेसिव लग रहा है और उनका अटैकिंग प्ले भी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो उनका रिसेंट में जो मैच हुआ था, कप मैच हुआ था आई थिंक, उसमें वो इतने अच्छे नहीं लगे थे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। क्लब मैच था या लीग मैच था, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो इतने अच्छे नहीं लगे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जीत हासिल करके अपने आप को ला लीगा में और दूसरे कॉम्पिटिशंस में, एक्सेप्ट फॉर चैंपियंस लीग, अपने को बरकरार रखा है। दे आर प्लेइंग रियली वेल एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दे आर प्लेइंग रियली वेल, बिकॉज उनके बहुत सारे लोग गए थे वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप के आने के बाद भी काफी एनर्जेटिक टीम दिख रही है। उस्मान डेम्बेले भी अच्छे लग रहे हैं आगे। ऑल्दो मुझे एटलेटिको मैड्रिड के साथ उनका गेम में इतना पसंद नहीं आया जैसा उन्होंने खेला, लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द मैच फिटनेस, द टीम्स मोरल, सब कुछ अच्छा लग रहा है एंड दे प्लेइंग रियली वेल और वो डिजर्व भी करते हैं ला लीगा के टॉप में रहने का। नाउ अगर हम एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, मैच की बात करें, तो एटलेटिको मैड्रिड के पास भी चांसेस थे, उन्होंने लिए नहीं। ग्रीजमैन ने भी चांसेस मिस किए बहुत सारे। उसी की वजह से आई थिंक बार्सा 1-0 से वो कप मैच जीत गया एंड दे हैव प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। एंड लीग में भी बार्सा ने काफी अच्छा करके अपना डोमिनेशन बना के रखा हुआ है एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल। तो वी आर हैप्पी विद बार्सा एंड देयर प्रोग्रेस। और चावी काफी अच्छे मैनेजर निकल के आ रहे हैं, अच्छे मैनेजर बनते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर के लिए। आई थिंक वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स in the future. Please look out for Xavi. Xavi ball looks great. By the way, Xavi, Arteta और कंपनी तीनों ने ग्वार्डियोला के अंडर वर्क किया है और तीनों अपने अपने लीग में टॉप पे दिख रहे हैं। Xavi ला लीगा में टॉप पे हैं, आपके आर्टेटा प्रीमियर लीग में टॉप पे हैं और सरप्राइजिंगली कंपनी ने बर्नली को चैंपियनशिप में टॉप में रखा हुआ है, विच इज सरप्राइजिंग। ऑल ऑफ द 3 टेक्निकली स्टूडेंट्स और असिस्टेंट जो एक टाइम पे थे ग्वार्डियोला के लिए, जो पेप ग्वार्डियोला जैसे कोच से सीखा है, उन तीनों की टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है एंड ऑल ऑफ देम लुक पैशनेट, हंग्री एंड टैक्टिकली गुड इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल पोजिशंस। और आगे हो सकता है कंपनी भी आगे अच्छे मैनेजर बन के प्रीमियर लीग की साइड पे आए। बहुत सारे प्रीमियर लीग को अभी मैनेजर्स की जरूरत है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जावी बॉल इज गोइंग ग्रेट एंड बार्सिलोना इज गोइंग ग्रेट। तो ये थी गाइस बार्सिलोना की बात। बार्सिलोना से जाते हैं उनके मेन राइवल के बारे में, बात करते हैं रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड सडनली आफ्टर द वर्ल्ड कप बहुत ही स्लगिश लग रही है। उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, विनीशियस भी नहीं खेल पा रहे हैं, मॉड्रिच भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में अपनी जी जान लगाने के बाद बहुत थक गए हैं और उनकी टीम थोड़ी सी स्लगिश, स्लो और वीक दिख रही है। वो बॉल को प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, वो मैचेस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हार भी रहे हैं
जो उनको जीतने चाहिए। तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी कंसर्न हो गई है कि बारसा अब लीग के टॉप पे हो गई है। ऑल दो अभी भी टाइम है और रियल मैड्रिड अभी चैंपियंस लीग में भी है, लेकिन रियल मैड्रिड की करंट फॉर्म, उनका जो स्लगिशनेस है, उसको एंचेलोटी को अभी डील करना बाकी है। दे डोंट लुक एज शार्प एज दे शुड। जैसे बार्सिलोना के भी बहुत सारे प्लेयर्स, इनफैक्ट उनके बहुत सारे प्लेयर्स स्पेन में थे, लेकिन फिर भी बार्सिलोना के प्लेयर्स अपेरेंटली फ्रेश दिख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, बॉल को गेम में अपनी अथॉरिटी बना के रख रहे हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट रियल मैड्रिड बिल्कुल ही स्लगिश लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके प्लेयर थके थके से हैं। जैसे मिडफील्ड स्पेशली मॉड्रिच इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी फेडे भी जब वर्ल्ड कप के बाद आए हैं, फेडे भी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, विनीशियस नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, sorry, I don't know what is going on in Real Madrid, but there is some problem in that squad. अभी एंचेलोटी को देखना है कौन से प्लेयर उनको बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे आने वाले मैचेस में, और कौन से मैच उनकी जो स्लगिशनेस है उसे खत्म कर पाएंगे। अगर कोई प्लेयर थके हुए हैं वर्ल्ड कप से और रेस्ट चाहते हैं, तो यही बेटर होगा एंचेलोटी के लिए कि उनको थोड़ा रेस्ट और दे दें और उनसे कहें कि आप फ्रेश होके टीम के लिए अच्छे से जी जान आगे खेलो। अदरवाइज अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग टायर्ड हैं, स्लगिश हैं, और उनका जो वो मोमेंटम था वर्ल्ड कप से पहले का, जब रियल मैड्रिड बहुत ही अच्छा कर रहा था, लीग के टॉप बैठा हुआ था, वो सडनली अभी गिर गया है। मैं किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करूंगा। मैंने ओवरऑल उनके 2-3 मैचेस देखे, उनकी हाइलाइट्स भी देखी, एंड आई डिड लाइक द वे दे वर प्लेइंग। और बार्सिलोना के कंप्लीटली ऑपोजिट खेल रहा है, तो ये रियल मैड्रिड के लिए अच्छी बात नहीं है। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हार सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टीम्स व्हिच कैन बीट रियल मैड्रिड, एंड बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, हिसाब से बार्सिलोना कैन टेक दिस ला लीगा टाइटल रियली इजीली। तो दे विल हैव टू सी, दे हैव टू असेस, एंचेलोटी हैज टू असेस कौन से प्लेयर्स में एनर्जी है, कौन से एनर्जी दे सकते हैं, और कौन से बहुत थके थके से लग रहे हैं। जो थके थके से लग रहे हैं उनको हटा के जिनको एनर्जी है उनको खिलाना चाहिए। तो रियल मैड्रिड के लिए वरीज है, बार्सिलोना के लिए मजे हैं। तो ये थी ला लीगा की टॉप 2 टीम्स की बात। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीएसजी की भी, जो कि मैंने उनका मैच देखा था। देयर वाज अ कप मैच इन विच दे लुक स्लगिश। मैं आपको बताऊं, उन्होंने 3-0 से वो मैच जीता, बट फॉर द लार्ज पोर्शन ऑफ द मैच, स्पेशली इन द स्टार्ट, they did not look cohesive in it. Again, I don't know what is happening in that team. They are still in Champions League or whatever league में, लेकिन अभी भी वो बहुत स्लगिश लग रहे थे। एम्बापे भी बहुत स्लगिश लग रहे थे स्टार्टिंग में। एम्बापे ने बहुत सारे चांसेस भी मिस किए, बहुत सारे बार बॉल भी उनके हाथ से चला गया, उनको चांसेस भी मिले ड्रिबल करके निकलने के लिए, लेकिन डिफेंडर के आगे वो ठीक से ड्रिबल नहीं कर पाए। बॉल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मेसी ने भी कुछ शॉट मिस किए। मुझे पता है ये लोग अभी वापस आए हैं और अभी इन्होंने खेलना शुरू किया है, लेकिन पीएसजी की टीम भी इतनी शार्प नहीं लगी, क्योंकि पीएसजी के पास क्वालिटी बहुत है, स्पेशली फ्रॉम द बेंच। तो वो किसी तरीके से 3-0 से मैच जीत गए, बट जीत के बावजूद भी पीएसजी फॉर द लार्ज पोर्शन ऑफ द गेम वाज नॉट लुकिंग गुड, और जो दूसरी टीम थी वो अच्छा कंपटीशन उनको दे रही थी। सो इट लुक्स लाइक अभी भी पीएसजी के कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी पूरी मैच फिटनेस के बाद नहीं आए। जब अर्जेंटीना से, वो सॉरी कतर से जब होके आए हैं, तो उसका पूरा मैच फिट नहीं है, और पीएसजी को टाइम लगेगा दोबारा से वही कोऑर्डिनेशन बनाने की जो उनकी वर्ल्ड कप से पहले थी। तो जैसे रियल मैड्रिड स्लगिश लग रही थी, वैसे ही पीएसजी भी बहुत स्लगिश लग रहे थे। आई डिड नॉट लाइक हाउ नेमार प्लेड, आई डिड नॉट लाइक हाउ मेसी प्लेड, आई डिड नॉट लाइक एम्बापे प्लेड। और ये तीनों इनके मेन है, यही 3 इनको चैंपियंस लीग जिता सकते हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी अपने आप को और शार्प करना पड़ेगा, और लीग फॉर्म में और लीग मेंटालिटी में वापस आना पड़ेगा। ये लीग मेंटालिटी बहुत जरूरी है। वो टूर्नामेंट था, खत्म हो गया, अब लीग बहुत बची है, चैंपियंस लीग अभी आने वाले हैं, चैंपियंस लीग मैचेस, तो सबके लिए इनको अपना पूरा एनर्जी बचा के अब ढंग से खेलना पड़ेगा। तो ये थी पीएसजी और ला लीगा की बात। अब यहां से हम चलते हैं प्रीमियर लीग में। तो प्रीमियर लीग में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिटी से। सिटी अभी 2 मैचेस में चेल्सी को हरा दिया है, और जो लीग मैच था वो था स्टैम्फोर्ड ब्रिज में। वहां पे
इतना अच्छा नहीं खेली मैनचेस्टर सिटी। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं खेली, सेकेंड हाफ में उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस के और सब्स्टिट्यूशंस की वजह से वो मैच एक गोल से उन्होंने जीत लिया। Although Manchester City is not looking 100% right now, they are still second and 5 points away from Arsenal, जो कि आर्सेनल के लिए बहुत ही बरीसम बात है, क्योंकि आर्सेनल बहुत ही अच्छा खेल रही है सीजन में और सिटी अभी ज्यादा अच्छा नहीं खेल रही, और उसके बावजूद भी सिटी अभी भी 5 पॉइंट ही पीछे बैठी है आर्सेनल के। तो आर्सेनल को अब गेम को बहुत ध्यान से मैनेज करने हैं आगे के, उनको पॉइंट्स नहीं लूज करने हैं, बिकॉज सिटी कैन किक स्टार्ट द एक्चुअल पोटेंशियल एट एनी मोमेंट। और वो उसकी एक झलक हमें देखने को मिली एफए कप वाले मैच में चेल्सी के अगेंस्ट, क्योंकि 3 दिन बाद एफए कप में भी चेल्सी का मैच था मैनचेस्टर सिटी के साथ, और मैनचेस्टर सिटी उस मैच में देखी फुल फॉर्म में, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने उस समय उस मैच में फुल अपनी टीम को नहीं खिलाया, उसमें डी ब्रुयने नहीं खेले, उसमें हॉलैंड नहीं खेले, उसके बावजूद उन्होंने चेल्सी को 4-0 से पूरी तरीके से हरा दिया एतिहाद स्टेडियम में, और चेल्सी थर्ड राउंड से बाहर हो गई है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी उस मैच में लगा कि वो फॉर्म में आ गई है, ऑल्दो बिकॉज ऑफ पुअर शोइंग बाय चेल्सी उन्होंने पूरा जोर नहीं लगाया, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, बट फर्स्ट हाफ में वो जो फ्री किक थी मारे इसकी, उसके बाद जो गोल्स थे वो बहुत ही जबरदस्त थे। एक गोल में हैवर्ट्ज से गलती हुई, उन्होंने हाथ को आगे लगा दिया, पेनल्टी मिल गई, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने फुल पोटेंशियल अपना दिखा दिया, और दिखा दिया कि अगर उनको जरा सा पुश किया जाए तो उनकी टीम क्या से क्या कर सकती है। तो आर्सेनल को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लीड का, क्योंकि अब भी मैन सिटी 5 पॉइंट उनसे पीछे ही है, और वो कभी भी उसे कवर कर सकती है। एक और गलती हो गई तो ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी उनके सिर्फ 2 पॉइंट्स के या 3 पॉइंट्स के बराबर आ जाएगी। इसलिए आर्सेनल को बहुत केयरफुल रहना है, और मैनचेस्टर सिटी का मोमेंटम अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी की बात तो हो गई, अब हम बात कर लेते हैं चेल्सी की, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से हराया। ना चेल्सी के साथ अभी हो रही है प्रॉब्लम्स। अभी रिसेंट में पॉटर को विन्स ही नहीं मिल रही है, एक ही विन मिली है कुछ 7-8 मैचेस में, एंड all the matches have been very weird, very confusing, slow, sluggish. The players are not playing well, the morale is down, और कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है चेल्सी में। तो अभी ऑल्दो चेल्सी ने बहुत सारे अभी बाय भी करे हैं प्लेयर्स, और उनको बेट भी करेगी वो, लेकिन ओवरऑल चेल्सी बहुत ही अभी खराब खेल रही है। अब चेल्सी के ऐसे फिक्चर हैं जो विनेबल हैं, तो देखते हैं आगे के फिक्चर में चेल्सी क्या करेगी, लेकिन अभी ग्रैम पॉटर को अपनी टीम को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। हमारे हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं चेल्सी में जो अब अच्छा नहीं खेल रहे हैं, जो अपनी प्राइम को पास कर चुके हैं, और जिनको अब मूव ऑन कराना जरूरी है। फुटबॉल इज अ गेम ऑफ यंग प्लेयर्स, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हु हैव एनर्जी, स्किल, हु हैव पेस टू गो पास्ट ओपोनेंट्स। और अभी ऐसा लग रहा है चेल्सी को देख के कि उनके पास बहुत सारे बैड एप्पल्स इकट्ठे हो गए हैं। अब वो पता नहीं पिछली रजीम से हुए कैसे भी हुए, लेकिन वो ग्रैम पॉटर के प्लेयर्स नहीं है। जहां तक मैं देख रहा हूं ग्रैम पॉटर अपना रोटेशनल अटैकिंग गेम प्ले कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जैसा उन्होंने ब्राइटन में किया, लेकिन उनके पास अभी वो प्लेयर नहीं है। उनको चाहिए स्किलफुल प्लेयर्स फॉरवर्ड पोजीशन पे, मिडिल ऑर्डर पोजीशन पे, और थोड़े डिफेंडर्स भी जो कि स्किलफुल है, कोई पोजीशन पे रोटेट कर सकते हैं, और अपने आप को टाइट सिचुएशन से बाहर निकाल के अटैक कर सकते हैं। उनके पास कोई भी अभी इस टाइप के प्लेयर नहीं दिख रहे हैं, और जो भी हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। दूसरी बात, चेल्सी को बहुत सारी इंजरीज भी हो गई हैं, बहुत सारे उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे हैं ढंग से। तो इन इंजरीज के साथ सॉर्ट आउट करने के लिए, अब इन इंजरीज को कोप अप करने के लिए या तो आप नई साइनिंग्स लेके आओ, जो कि वो ला ही रहे हैं, और फिर अपने जो पोटेंशियल यंगस्टर्स हैं उनको मौका दो। और अभी जो फुलहम के साथ उनका अगला मैच होने वाला है, उसमें मुझे लग रहा है कि ग्रैम पॉटर अब यंगस्टर्स को चांस देंगे। यंगस्टर्स लाइक अमारी हचिंसन, लुइस हॉल, चुकमेका लुक लाइक प्रीमियर लीग मटेरियल, और आई थिंक इनको चांस दिया जाना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि इनको चांस अब दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द इंजरीज। तो इंजरीज की जो इंजरीज हुई हैं चेल्सी को,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेल्सी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आ सकती हैं और अगले 2 मैचेस जो कि विनेबल मैचेस हैं विद फुलहम एंड क्रिस्टल पैलेस, इसमें चेल्सी अपना रियल फॉर्म दिखा सकती है। दूसरी बात, क्योंकि चेल्सी मोस्ट ऑफ द लोकल टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और वो सबसे बाहर ही हो चुकी है अब, तो अब चेल्सी कॉन्सेंट्रेट कर सकती है अभी प्रीमियर लीग पर और उसके बाद फरवरी में चैंपियंस लीग पर। तो ये चेल्सी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, टूर्नामेंट से बाहर होना और मेजर प्लेयर्स को इंजरी होना जिनको वो वैसे भी निकालने का आई थिंक प्लान कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे सारी टीम्स की, उनकी प्रॉब्लम्स की अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अब लिवरपूल की। तो लिवरपूल एक और टीम है जो कि बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। उन्होंने दिखाया अभी वुल्व्स के साथ उनका मैच था अभी आई थिंक FA कप का, जिसमें उनका बहुत ही पुअर डिस्प्ले था। बोर्नमथ के साथ भी बहुत ही पुअर डिस्प्ले था, उसके बाद इनके साथ भी बहुत ही पुअर डिस्प्ले था। वुल्व्स को वो मैच जीतना चाहिए था, उसमें 2 पेनल्टी डिसीजन, ऑफसाइड डिसीजन थे जो कि दे वर नॉट करेक्ट और ऐसा लगा था कि वो मैच में अगर वो डिसीजंस ठीक से चले आते तो वुल्व्स वो मैच जीत जाती। ओवरऑल मोस्ट पार्ट्स में वुल्व्स डोमिनेट कर रही थी, वुल्व्स अच्छा खेल रही थी और लोपेटेगी जो उनके नए मैनेजर हैं, उनकी जो साइड है वो ज्यादा अग्रेसिव लग रही थी और कुछ बैड डिसीजन हुए, कुछ वुल्व्स के प्लेयर्स ने चांसेस मिस करे और इसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पाए। उसमें कंट्रोवर्शियल 2 हुए थे, आई थिंक साला पहले तो ऑफसाइड थे, पूरा ऑफसाइड थे और वो गोल नहीं स्टैंड करना चाहिए था। आई डोंट नो वो वार के पास क्यों नहीं गया और ढंग से वो क्यों नहीं चेक हुआ, लेकिन साला कंप्लीट ऑफसाइड थे और वो गोल एक कंट्रोवर्शियल गोल बन के इस मैच में निकला। दूसरा, जो लास्ट में जो पेनल्टी वाला इशू हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था, वहां पर भी उनकी तरफ से गड़बड़ हुई थी और जो लास्ट में वुल्व्स ने गोल किया था वो उनको दिया जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऑफसाइड नहीं था। अगेन आई डोंट नो वो कैसे ऑफसाइड या ऑन साइड को रूल आउट नहीं हुआ, उसको ऑफसाइड रूल कर दिया गया और वुल्व्स को वो विक्ट्री से हाथ धोना पड़ा। मेरे हिसाब से लिवरपूल बहुत ही लकी थी, लिवरपूल भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। द टीम लुक्स डिसजॉइंटेड, द टीम नीड्स इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द मिडफील्ड और लिवरपूल बहुत ही लकी थी ये 2-2 के ड्रॉ की वजह से। तो ऑल्दो लिवरपूल के साइंस ऊपर आने के दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लिवरपूल को बहुत जरूरत है अच्छा खेलने की और अपने प्रोग्रेस को आगे कंटिन्यू करने की। तो लिवरपूल भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है और वो ऑलमोस्ट चेल्सी के लेवल का तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट पुअर लेवल का गेम प्ले दिखा रही है। तो लिवरपूल की, चेल्सी की, सबकी हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि उन्हें क्या क्या प्लेयर्स चाहिए, किस किस पोजीशंस पे चाहिए एंड वी विल सी हाउ दे कैन इंप्रूव देयर स्क्वाड। अभी फिलहाल के लिए हम लिवरपूल से निकल के बात करते हैं आर्सेनल की, जो कि बहुत अच्छा खेल रही है। अगेन आर्सेनल के लिए जो अभी रिसेंट वाला गेम था वो फ्रस्ट्रेटिंग था और वो ड्रॉ में बदल गया, लेकिन ओवरऑल आर्सेनल ने अभी भी 5 पॉइंट की लीड बरकरार रखी है और आर्टेटा की टीम बहुत ही शार्प लग रही है। मैं 3 प्लेयर्स का स्पेशल मेंशन करूंगा जो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, स्पेशली गैब्रियल जेसूस की एब्सेंस में। अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आर्सेनल डिप करेगी, आर्सेनल के पास अभी डिप का टाइम आने वाला है और अगला मैच आई थिंक का स्पर्स के साथ है, जिसमें ऐसा लग रहा है स्पर्स कैन बीट आर्सेनल। तो अभी आर्सेनल को, आर्टेटा को दिखाना है कि ये जो सीजन अभी चला है उनका, ये जो बढ़िया फॉर्म चल रहा है, ये कोई टेम्पररी नहीं है, ये रियल में है। बिकॉज उनकी, वो भी अच्छी तरह जानते हैं एक आधा गलती हो गई तो मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल चिपक के खड़ी हो जाएगी साथ में। और आप जानते हो क्रूशियल मोमेंट में मैन सिटी हमेशा लीग जीत जाती है। लास्ट ईयर भी आपने देखा था क्या हुआ था लिवरपूल के साथ, मतलब कोई भी जीत सकता है। मैन सिटी अगर आपके आसपास रहेगी तो क्रूशियल मोमेंट्स में वो मैचेस जीतने की क्वालिटी रखते हैं, इसलिए आर्सेनल को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी भी आर्सेनल ड्राइविंग सीट पे है, उन्हें अपने मैचेस पे कंसंट्रेट करना है, लेकिन उनको अब ये दिखाना है कि ये फ्लूक नहीं है, ये सीजन एक्चुअली कुछ है, यहां से वो एक्चुअली कुछ अच्छा बना रहे हैं। वो कोशिश भी कर रहे हैं अभी जनवरी में कुछ प्लेयर्स लाने की, वो मुड्रिक की बात चल रही है, अगर मुड्रिक आ गए तो उसे काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था, मैं
3 प्लेयर्स का स्पेशल मेंशन करूंगा इसमें जो आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहला, ओडेगार्ड। ओडेगार्ड बहुत ही बढ़िया प्ले मेकर, बॉल कैरियर और स्किलफुल मिडफील्डर निकल के आए हैं। ओडेगार्ड बहुत ही अच्छा एक्विजिशन लग रहा है जो पूरे गेम को अच्छे से रन करते हैं। और ओडेगार्ड एक ऐसे प्लेयर बनते जा रहे हैं जो अब अगर ऐसे ही खेलते रहे तो वो फिर से रियल मैड्रिड के रेडार में आ जाएंगे, क्योंकि वो वहीं से आए थे, और या फिर वो बड़ी टीम्स के रेडार में आ सकते हैं। बड़ी टीम्स स्पेशली जो प्रीमियर लीग में राइवल्स हैं, पीएसजी है, यूवेंटस है, बायर्न है, इन सब के रेडार में आ सकते हैं। तो ओडेगार्ड लुक्स हंग्री, ही लुक्स फैंटास्टिक, स्किलफुल प्लेयर जो आर्सेनल के लिए सबसे अच्छा इस टाइम पे खेल रहे हैं। मैं दूसरे प्लेयर की बात करता हूं, वो है मार्टिनेली। मार्टिनेली को गेम टाइम नहीं मिला वर्ल्ड कप में, जो कि उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। ऑल्दो बात फेयर है कि ब्राजील के पास विनीशियस जूनियर थे, लेकिन मार्टिनेली को भी थोड़ा गेम टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्टिनेली इतने अंडररेटेड अभी भी विंगर है। probably he's been one of the probably been the best winger in the Premier League since I think last 5-6 months. तो ऐसे प्लेयर को अगर अपनी नेशनल टीम में चांस नहीं मिल रहा तो ये उनके लिए थोड़ा सा खराब है। मार्टिनेली जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से टैकल करते हैं, प्लेयर्स के थ्रू बॉल को निकालते हैं, बहुत ही स्किलफुल प्लेयर है, एंड ही इज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग इन द एब्सेंस ऑफ गैब्रियल हेसुस। तो मार्टिनेली बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आर्सेनल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उनकी ओडेगार्ड और साका की जो पार्टनरशिप है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो आई लव हाउ मार्टिनेली इज प्लेइंग, एंड मार्टिनेली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड इन द आर्सेनल दैट पोजीशन। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं। इसके अलावा मैं तीसरे प्लेयर की बात करूंगा, वो है निकिटिया। नाउ निकिटिया इसकी गैब्रियल हेसुस के एब्सेंस में जो खेल रहे हैं फॉरवर्ड लाइन में, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इफ ही गोज लाइक दिस ही विल बी द एप्ट रिप्लेसमेंट फॉर गैब्रियल हेसुस। लेकिन मुझे पता है जब गैब्रियल हेसुस वापस आएंगे इंजरी से तो वही मेन प्लेयर आगे रहेंगे, बट उनके एब्सेंस में निकिटिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट बेंच प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। उनको सबको पता है कि अगर गैब्रियल हेसुस होते तो वो बेंच से आते, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा उन्हें कवर अप किया है कि आर्सेनल को अभी तक गैब्रियल हेसुस की कमी महसूस नहीं हो रही है, एंड ही स्कोर्ड क्रूशियल गोल्स, ही इज बीन इन्वॉल्वड इन द गेम, और उन्होंने अपनी तरफ से ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल हर समय अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये 3 प्लेयर्स ने आर्सेनल को अभी भी टॉप पे रखा है, एंड आई होप फॉर द सेक ऑफ द टीम, फॉर द यंगस्टर्स, they go ahead to win this league this time, because they deserve it. The way they are playing, the way they are functioning as a unit, as a collective unit, although और राइवल्स को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनको ये वाला जो प्रीमियर लीग सीजन है इसमें उनको जीतना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे आने वाले मैचेस में बहुत क्रूशियल मैचेस आ रहे हैं। उनका स्पर्स का मैच है, अभी उनके सिटी के मैच बाकी है जिसमें सिटी अपनी रिवेंज ले सकती है, और उनके अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के साथ भी मैचेस बाकी हैं। सो लॉट ऑफ टफ मैचेस कमिंग अप फॉर आर्सेनल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस और आगे आर्सेनल कैसे खेलते हैं। अब आर्सेनल के बाद हम बात कर लेते हैं स्पर्स की, जो कि बहुत ऑफ दिख रही थी, लेकिन सडनली उन्होंने 2 विक्ट्रीज लेके अभी सडनली थोड़ी सी फॉर्म रीगेन कर ली है। केन थोड़े से फॉर्म में लग रहे हैं, मैंने उनका मैच देखा था, उसमें केन ने आई थिंक 2 गोल मारे थे, तो केन धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, और ये भी ऑमिनस हो सकता है बाकी ऑपोजिशंस के लिए। स्पर्स जो कि अभी टॉप 4 की दावेदार है, लेकिन क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ऊपर आ रही है, तो लास्ट मोमेंट पे स्पर्स और मैन्यू के बीच में, यूनाइटेड के बीच में अभी 4th पोजीशन के लिए काफी लंबी फाइट हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और न्यूकासल तीनों रहेंगे टॉप 4 में, लेकिन जो 4th पोजीशन है, जो 4th प्लेस है, उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्पर्स के लिए केन और सॉन फॉर्म में आ गए, जो कि पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने गोल मारे हैं, तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को के लिए भी कंपटीशन खड़ा हो सकता है।
अभी रिसेंट में ऐसा लग रहा था देखने से कि स्पर्स नहीं आ पाएगी, पीछे हो जाएगी, उनका गेम प्ले थोड़ा बेकार चल रहा था, केन भी अच्छा नहीं खेल रहे थे, सॉन भी अच्छा नहीं खेल रहे थे। और पिछले कुछ मैचेस में दोनों फॉर्म में आ गए हैं और उनके फॉर्म में आने से स्पर्स का दावेदारी बढ़ गई है। वो विंटर्स में, अभी विंटर के ट्रांसफर विंडो में कुछ प्लेयर्स भी अभी लेने वाले हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अब स्पर्स केन की वजह से और सॉन की वजह से अच्छा यूनिट लग रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी विल सी एंड लेट्स होप दैट दे कम बैक इन द फॉर्म इन द टॉप 4। दे कम बैक इन द टॉप 4 रेकनिंग। तो ये थी गाइस स्पर्स की बात। अब यहां से हम चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन लाइक दीज टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रही है। सडनली मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है। एरिक टेन हाग ने कुछ तो जादू कर दिया है जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छी टीम लग रही है। नाउ मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के अच्छे लगने के 3 मेजर फैक्टर दिख रहे हैं। पहला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जाना। सबको अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब से गए हैं तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक कोहेसिव टीम यूनिट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके सर से वो बर्डन चला गया है जो उस टाइम पे था जब तक CR7 थे। अब उनके जाने के बाद दे लुक लाइक अ कोहेसिव यूनिट हु इज प्लेइंग फॉर ईच अदर एंड डूइंग रियली वेल एंड सपोर्टिंग ईच अदर। क्रिस्टियन एरिक्सन उनके मेन प्लेयर बन गए हैं जो कि काफी ज्यादा डिक्टेट कर रहे हैं मिडफील्ड से एंड दे लुक लाइक अ हाईली पोटेंट यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ CR7। CR7 के रहने की वजह से उनको CR7 को हर मैच में खिलाना पड़ता था जो कि उनको काफी डिसएडवांटेज दे रहा था बिकॉज आई थिंक CR7 हैज लॉस्ट हिज लेग्स एंड ही इज नॉट प्लेइंग वेल एट ऑल। तो उनके जाने से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक कोहेसिव यूनिट बन गया है। ऐसा लग रहा है उनके सर से लोड चला गया है एंड the players are showing at their true form and playing really well as a unit। तो पहली चीज CR7 का जाना है। दूसरी चीज है कैसेमीरो का इवॉल्व करना। नाउ कैसेमीरो इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स आई थिंक दैट हैज हैपेंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दो वो बहुत महंगे पड़े उनको और सबको लग रहा था कि अब उनकी प्राइम जा चुकी है, लेकिन the way he has managed the backline protected the backline is commendable. The way he's playing controlling games on the back is commendable। देखने से लग रहा है कि उनका पूरा एक्सपीरियंस जो चैंपियंस लीग जीतने से आया है वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है। एरिक टेन हाग के लिए ये अपॉइंटमेंट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल अपॉइंटमेंट हो सकती है जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे बढ़ सकता है अगले कुछ सालों में। तो कैसेमीरो एक बहुत ही अच्छे डोमिनेटिंग प्लेयर लग रहे हैं जो पूरे मिडफील्ड को बैकलाइन को प्रोटेक्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं और वो एक ऐसा कॉग बन गए हैं जिसकी वजह से जो उनके अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो अटैक कर पा रहे हैं। तो दिस हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल साइनिंग्स। और दो वो महंगे थे बट ही इज प्रूविंग एवरी वर्थ ऑफ द 60 मिलियन प्राइस टैग जिसमें वो आए थे। तो आई लव द फैक्ट दैट ही हैज प्लेड such a well-rounded gameplay and he has made Manchester United hard to beat solid team by his presence and the way he manages the back line of the defense। बैकलाइन के आगे रहते हैं, डिफेंस के आगे रहते हैं और उसको अच्छे से कंट्रोल करके वो बहुत ही अच्छा खेल खेलते हैं। सो Casemiro has been the second reason why Manchester United is doing well। और थर्ड रीजन जो है वो है मार्कस रैशफोर्ड का फॉर्म में आना। मार्कस रैशफोर्ड वो प्लेयर बन के आ रहे हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस दिखाई थी। मार्कस रैशफोर्ड का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा चला था, उसके बाद भी अच्छा चला है एंड ही इज बीन वन ऑफ द अटैकर्स of the Premier League in terms of running, in terms of dribbling, in terms of goal scoring। हर चीज में मार्कस रैशफोर्ड बहुत ही अच्छे बन के निकले हैं और बहुत ही बढ़िया अटैकर बन के निकले हैं एंड वी होप कि उनका फॉर्म कंटिन्यू रहेगा एंड ही कैन शाइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर हिज ओन करियर। वो बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल थे जब वो आए थे, बीच में उनकी प्रोग्रेस कंप्लीटली रुक गई थी। आई डोंट नो फॉर मेंटल रीजंस और क्या रीजन था, बट अंडर एरिक टेन हाग this guy is back to his own potential।
his original potential जिसकी वजह से वो आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एंड ही शोइंग द वर्ल्ड दैट वो इतने अच्छे बन के निकले हैं, मतलब इतने बढ़िया कॉग बन के निकले हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड वी होप दैट ही कंटिन्यूज टू स्कोर एंड गिव मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रूशियल गोल्स एंड टेक मैनचेस्टर यूनाइटेड टू द टॉप एज दे डिजर्व। तो 3 रीजन है ये जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा कर रही है। तो गाइस ये थी हमारी कुछ मेन टीम्स के गेम प्ले के रिव्यूज, कुछ कंट्रोवर्सीज जो हुई थी और गेम प्ले की बातें। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रांसफर्स की और कुछ रूमर्स की और कुछ मैनेजर से पहले 2 मैनेजर्स जो हमारे हिसाब से अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। पहले वो है फ्रैंक लैम्पार्ड और दूसरे है ग्रैहम पॉटर। ग्रैहम पॉटर का अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ही इज नॉट एबल टू मैनेज बिग स्क्वाड और अ बिग टीम लाइक चेल्सी, बट क्योंकि वो नए हैं और उनके पास ओनर की बैकिंग है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैहम पॉटर की जॉब अभी सेफ रहेगी। अगेन उनके ऊपर प्रेशर तो अब बना रहेगा, स्पेशली अभी जो विनेबल मैचेस आ रहे हैं फुलहम और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, उसमें लोग फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हुई हैं, he is able to pull out a team which can win against Fulham and Crystal Palace। और अगर ये दोनों गेम वो जीते हैं तो ग्रैहम पॉटर के पास थोड़ा टाइम रहेगा अपने आप को रिडीम करने के लिए, लेकिन अगर वो ये गेम में हारते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उसके बाद ग्रैहम पॉटर के ऊपर एक क्लाउड मंडराता रहेगा कि क्या हम इन्हें निकाला जाए, क्या ये सही पर्सन है, और चेल्सी के फैंस का बहुत ही दबाव आएगा। आपने देखा ही होगा लास्ट मैच में वो टुचल का नाम ले रहे थे, टुचल को चैंट कर रहे थे, बट सबको पता है कि टुचल अब वापस नहीं आएंगे, ही इज गॉन। तो ग्रैहम पॉटर खराब मैनेजर नहीं है हमारे हिसाब से, वो अच्छे मैनेजर हैं। आई थिंक ही शुड गेटिंग सम टाइम, बट ही नीड्स टू शो एन आइडेंटिटी ताकि चेल्सी के फैंस उनको भी समझ में आए कि हमारी टीम इस डायरेक्शन में जा रही है। अभी ग्रैहम पॉटर के लिए बहुत जरूरी है कि जो विनेबल मैचेस हैं वो जीतने हैं और टीम को एक आइडेंटिटी देनी है, यंगस्टर्स को बेडिंग करना है, और जो इतना सारा टैलेंट खरीद रहे हैं उन्हें अच्छे से बेट करके खिलाना है, उन्हें अच्छे से टीम में खिलाना है। तो ओवरऑल ग्रैहम पॉटर के लिए बहुत जरूरी है इन टैलेंट को मैनेज करना और इन टैलेंट की इसके अराउंड एक टीम बनाना जो आने वाले सीजन्स में चेल्सी को आगे ले जा सकती है। टॉड बोली ने भी अभी रिसेंट में अपनी पोजीशन से गिव अप कर दिया है एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने क्रिस्टोफर विवेल को और स्टैनली को जो अभी आए हैं उनको टेक ओवर कर दिया है, दे दिया है हाथ में उनके कि आप संभालो, आप ही मैनेज करो। सो आई थिंक क्रिस्टोफर विवेल इज टेक्निकली इन चार्ज राइट नाउ, क्योंकि अभी भी हमारे पास अभी भी चेल्सी के पास डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं है, तब तक के लिए टेक्निकल डायरेक्टर इंचार्ज है और स्टैनली इंचार्ज है, द हेड ऑफ रिक्रूटमेंट। दे आर नाउ इन चार्ज ऑफ ऑल ऑफ दिस ट्रांसफर बिजनेस और चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ देम बीइंग इन चार्ज अब वो इसको ढंग से मैनेज करेंगे एंड ही विल बी एबल टू फाइंड आउट टारगेट्स दैट कैन बेस्ट सूट द नीड्स ऑफ द क्लब एंड ग्रैहम पॉटर। तो चेल्सी मूव्स तो कर रही है, ट्राई कर रही है ग्रैहम पॉटर को अच्छे स्किलफुल प्लेयर्स देने की, सो दैट इज एबल टू प्ले द वे दैट ही प्लेड इन ब्राइटन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे एक प्लेयर का अग्रीमेंट भी हुआ है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ग्रैहम पॉटर के लिए बहुत जरूरी है एक आइडेंटिटी बनाना और यंग प्लेयर्स को अब टीम में लेके आना और नए टैलेंट को यूटिलाइज प्रॉपर्ली करना। अगर चेल्सी के फैंस को आइडेंटिटी दिखेगी, कुछ दिखेगा, प्रोग्रेस दिखेगी, तो आई थिंक वो ग्रैहम पॉटर के अगेंस्ट इतना नहीं बोलेंगे जितना वो अभी बोल रहे हैं। तो होप एंड सी कि आगे क्या होता है। टिल देन लेट्स सी कि फुलहम के गेम में क्या होता है, एंड वी होप वी विश ग्रैहम पॉटर बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, जो टैक्टिकली काफी इंटरेस्टिंग मैनेजर हैं, जिनको अभी थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्क्वाड इश्यूज एंड द प्लेयर इश्यूज। But given time, I think he will be able to control and manage this team and play the way he played, the way Brighton is playing in the future. तो guys ये थी ग्रैहम पॉटर की बात। अब इससे बात करते हैं एक और मैनेजर की जिसके सर पे अभी एक्स तैयार है, वो है एवर्टन।
ना एवर्टन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड ठीक से टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉस पे लॉस उनके हुए जा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले वेल। ना एवर्टन के साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई हैं, उनके ओनरशिप का इश्यूज चल रहे हैं, वो आई थिंक बिकने भी वाली है क्लब। तो इसी सब में मिक्स होकर फ्रैंक लैम्पार्ड भी बीच में आ गए हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड इज नॉट एबल टू find the best solution for the club, and the fans are now fed up of the way they are playing. अब आई डोंट नो फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगले जाने वाले मैनेजर्स में से फ्रैंक लैम्पार्ड दिख रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो आके एवर्टन को शॉर्ट टर्म में इंप्रूव कर सकते हैं, एंड आई थिंक एवर्टन बोर्ड इज लुकिंग फॉर दोस सॉर्ट्स ऑफ मैनेजर्स हु कैन डू दिस जॉब फॉर अ शॉर्ट वाइल, सो दैट किसी बड़े मैनेजर को बाद में ये दे और उनको टेक ओवर करने को कहें, क्योंकि ये मिड सीजन है, अभी कोई बड़ा मैनेजर एकदम से आएगा नहीं, तो इसलिए दे आर ऑल्सो, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर अ बिग नेम मैनेजर। फ्रैंक लैम्पार्ड के लिए अभी जरूरी है कि ही गोज टू अ स्मॉलर टीम एंड फर्स्ट ट्राई टू प्ले 2-3 full seasons with them, try to take them to any sort of cup, try to win any sort of championship, and then come to a mid level or big team, so that at least उनके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कुछ जीतने का एंड आगे प्रोग्रेस करने का। आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड मैनेजर, आई एम जस्ट सेइंग दैट ही नीड्स टू लर्न अ बिट मोर बिफोर ही गोज इनटू मैनेजिंग बिग टीम्स। तो अभी फ्रैंक लैम्पार्ड के ऊपर कभी भी एक्स हो सकता है, एंड देयर इज अ चांस आप एवर्टन में नया मैनेजर देख सकते हो। तो लेट्स होप कि एवर्टन में एक नया मैनेजर आएंगे and he'll be able to manage this team well, because I think team इतनी खराब नहीं है, team अच्छी है, they should be able to manage this, the players should be able to manage this। ये at least top 10 team तो है ही, at least 10th 9th के लायक तो है ही, but bottom of the table के लायक तो नहीं है। I think there is some problem, there is some disconnect between the manager and players, and hopefully future में फ्रैंक लैम्पार्ड इसे सॉर्ट आउट कर, नए मैनेजर इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू फ्रैंक लैम्पार्ड। और इस दोनों इश्यूज के बाद, मैनेजरियल इश्यूज के बाद, लेट्स मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट सम ट्रांसफर्स जो अभी हुए हैं। हमने आपको पहले बताया था बाडियाशेले हो चुके हैं, चेल्सी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पहले बताया था आपको कि बाडियाशेले टू चेल्सी अप्रूव हो गया है, हेरविगो हो चुका है। बाडियाशेले जो मोनाको से हैं, बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं, एंड इट इज अ बार्गेन कंपेयर टू जॉस्को गार्डियोल। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो फ्यूचर में जॉस्को गार्डियोल के अगेंस्ट नहीं जा सकते या उसको भी रीच आउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दिस लुक्स लाइक टू बी वन ऑफ द मोस्ट बार्गेन ट्रांसफर्स ऑफ द ट्रांसफर मार्केट बाय बेनियो बाडियाशेल, अ बॉल प्लेइंग लेफ्ट फुटेड डिफेंडर जो बहुत ही अच्छे हैं बॉल प्रोग्रेशन में, पासिस में, एंड फिजिकली बहुत अच्छे बिल्ट हैं टू प्ले इन प्रीमियर लीग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बेनियो बाडियाशेले, लुक्स टू बी अ गुड ट्रांसफर फॉर चेल्सी। एक और ट्रांसफर जिसको हेरविगो मिला है, जिसमें प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, वो है एंड्रे सैंटोस। एंड्रे सैंटोस अगेन एक टैलेंटेड ब्राजीलियन है, ही इज अ सुपर प्लेयर, ही इज अ नेक्स्ट लेवल टैलेंट जिसको चेल्सी ने अभी एक्वायर किया है। उनके वर्क वीजा में कुछ इशू हो रहा था, इसलिए वो आ नहीं पा रहे थे, but I think now it has been cleared and he will be joining Chelsea's academy or the development squad for further progress। तो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जिनके रॉ टैलेंट को वो मिडफील्ड में अभी यूज कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में उसको रिप्लेस J5 और कोवाचिच को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर हियर वी गो फॉर चेल्सी। और एक और डील जो चेल्सी के लिए अभी आई है वो है जाओ फिलिक्स की। जाओ फिलिक्स के साथ अभी वर्बल एग्रीमेंट हो गया है, सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि अभी चेल्सी को अटैकिंग टैलेंट की जरूरत है बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को समर्स में हटाना भी चाह रहे हैं, तो उनके लिए नए टैलेंट की जरूरत है, और जाओ फिलिक्स को वो लोन पे लेने की अभी बात कर रहे हैं। सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, डेविड ऑस्टीन, फैब ने, सबने रिपोर्ट किया है कि द डील हैज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, और डील को अभी फाइनल स्टेजेस में है, वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है फॉर अ लोन मूव फॉर जाओ फिलिक्स। एक अटैकिंग ऑप्शन है जो चेल्सी के पास आएगा और वो उस टीम को बेटर करने में हेल्प करेगा। सो अनदर वन फॉर चेल्सी इन दिस ट्रांसफर विंडो। आई थिंक वी विल हियर मोर न्यूज फ्रॉम चेल्सी बिकॉज उनको बहुत सारे अभी और प्लेयर्स चाहिए। Let's hope what happens. Let's see what happens in the transfer market for Chelsea.
एक और मैंने आपको बताया था कोडी गैकपो भी आ चुके हैं लिवरपूल में, उसके बारे में बात करी थी। फैंटास्टिक एक्विजिशन बाय लिवरपूल। एक और फॉरवर्ड लाइन प्लेयर है जो कि काफी सारी पोजीशंस में खेल सकते हैं इन द फॉरवर्ड लाइन, एंड ही विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू अ मेजर अटैकिंग लाइनअप, मेजरली डेडली अटैकिंग लाइनअप फॉर लिवरपूल इन द फ्यूचर. He becomes one of the best players for Liverpool in the coming years. This is a raw talent which needs to be developed, or he can be one of the best players in the world in the upcoming years. So, अब बात करते हैं एक और ट्रांसफर की जो भी चल रहा है, वो है वुड वेगस टू वाउट वेगस टू यूनाइटेड. नाउ वुड वेगस आपने देखा होगा, लंबे टॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर है जो अच्छा खेलते हैं बहुत, और आप एक बड़ी बड़ी प्रेजेंस देते हैं सामने. काइंड ऑफ लाइक He's kind of like a Luke de Jong और मतलब उस टाइप के प्लेयर हैं वो. ये आपके जो फ्रांस के स्ट्राइकर हैं जिरू की तरह वो खेलते हैं. तो वेरी गुड ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी उनकी बात चल रही है. और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि पहले वो जाओ फिलिक्स के पीछे जा रहे थे, अब जाओ फिलिक्स उनके हाथ से जाते हुए लग रहे हैं बिकॉज चेल्सी हैव हैड अ वर्बल एग्रीमेंट विद हिम. आई थिंक दे आर गोइंग फॉर वाउट वेगस, जो कि उनके लिए एक न्यू डायमेंशन ला सकते हैं. इज अ वेरी गुड प्लेयर और वो एक नया डायमेंशन दे सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दे सकते हैं, हेडिंग प्रेजेंस. और अगर कोई गेम ऐसा जा रहा है जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर नहीं कर पा रही है, वहां पे एक नया डायमेंशन देके मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी एक्विजिशन बन सकते हैं. यू हैव सीन हिज टैलेंट इन द वर्ल्ड कप एंड ही कैन प्ले टू दैट स्ट्रेंथ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बात कर रही है, पहले सबको बहुत ऑड लग रहा था कि क्या ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये ट्रांसफर भी सक्सेसफुल हो सकता है. एक और ट्रांसफर अभी इसकी बात चल रही है, वो चल रही है मार्कस थ्योरम की टू चेल्सी. चेल्सी की बात अभी कर ही ली थी, मार्कस थ्योरम से भी उनकी बात चल रही है जो फ्रांस के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे. देखते हैं कि वो डील कितनी आगे जाती है. अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं और वो चेल्सी एक्सप्लोर कर रही है. तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स. अभी और टीम्स भी कुछ एक्वायर कर रही हैं, मेजर प्लेयर्स के बारे में बातें भी चल रही हैं. अभी हम उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे. इन द मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग गेम्स और उनके कुछ छोटे प्रीव्यू हम कर लेते हैं, स्पेशली फॉर प्रीमियर लीग. तो लेट्स लुक एट द प्रीव्यू ऑफ अ फ्यू मैचेस. सबसे पहले बात करते हैं फुलम वर्सेस चेल्सी की. फुलम चेल्सी में हम देते हैं चेल्सी फॉर द विन. चेल्सी इस मैच में कम बैक करेगी एंड आई थिंक इस मैच में यंगस्टर्स को खिलाएगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टन विला वर्सेस लीड. आई थिंक एस्टन विला विल विन इट and they will showcase their talent in this match. Next up, we'll talk about Wolves versus West Ham. Wolves versus West Ham में Wolves अभी अच्छे फॉर्म में लग रही है and I think लो पीट गए team will have an edge on West Ham. डेविड मॉयस अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं West Ham के साथ and West Ham थोड़ी sluggish लग रही है. तो I think Wolves would be winning this match easily. नेक्स्ट अप इज ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल. नाउ ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल एक वियर्ड सा मैच हो सकता है, एक एक्साइटिंग सा मैच हो सकता है. आई थिंक ब्राइटन भी अच्छा खेल रही है और लिवरपूल इतना अच्छा नहीं खेल रही है, और ब्राइटन अभी रिसेंट में लिवरपूल को हराया भी है. तो आई थिंक दिस वुड बी अ क्लोज मैच. आई वुड गिव अ स्लाइट एज टू ब्राइटन फॉर सम रीजन एंड आई थिंक ब्राइटन विल टेक दिस मैच इन द एंड, और वो किसी ना किसी तरीके से 1-0 से ये मैच जीत लेगी. लुक आउट फॉर ब्राइटन इन दिस मैच. नेक्स्ट अप इज ब्रेंटफोर्ड वर्सेस बॉर्नमथ. ब्रेंटफोर्ड वर्सेस बॉर्नमथ में आई थिंक मेरे हिसाब से ब्रेंटफोर्ड इज प्लेइंग बेटर एंड ब्रेंटफोर्ड विल विन दिस मैच. न्यूकासल वर्सेस फुलम. आई थिंक न्यूकासल वर्सेस फुलम में अगेन न्यूकासल लुक्स गुड एंड न्यूकासल इज द डोमिनेटिंग टीम और वो आसानी से ये मैच जीत लेगी. नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लेस्टर सिटी. अगला मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लेस्टर सिटी. नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लेस्टर सिटी में नॉटिंघम फॉरेस्ट लुक्स टू बी अ बेटर टीम, ऑल्दो वो पीछे चल रही है, लेकिन लेस्टर इतना अच्छा नहीं खेल रही है. मेरी गट फीलिंग ये है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट लेस्टर को हरा देगी. नेक्स्ट अप इज एवर्टन वर्सेस साउथहैम्पटन. आई थिंक इसमें साउथहैम्पटन इज प्लेइंग बेटर देन एवर्टन राइट नाउ एंड आई थिंक साउथहैम्पटन विल बीट एवर्टन इन दिस मैच. चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस इन अनदर मैच दैट इज हैपनिंग इन दिस वीक. मेरे हिसाब से इस मैच में चेल्सी फिर जीतेगी और चेल्सी अपनी कमबैक करेगी. नेक्स्ट अप आर द टू मेजर वंस. फर्स्ट टॉटनम वर्सेस आर्सेनल. टॉटनम वर्सेस आर्सेनल में मेरे हिसाब से इस बार ऐसा लग रहा है कि टॉटनम कुछ ना कुछ करके जाएगी. ऑल्दो आर्सेनल आर फेवरेट्स, आर्सेनल आर द बिग टीम राइट नाउ,
आर्सेनल आर प्लेइंग बेटर देन टॉटनहम, लेकिन मेरे को इस मैच में ऐसा लग रहा है कि बिकॉज केन और सॉन थोड़े फॉर्म में वापस आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काउंटर अटैक करके टॉटनहम ये मैच जीत सकती है. सो इवन दो आर्सेनल इज अ बेटर टीम एंड इन फॉर्म, बट मेरे हिसाब से टॉटनहम विल एज दिस मैच. दूसरा इंपॉर्टेंट मैच, मैनचेस्टर डार्बी, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड. पहले जो डार्बी हुई थी उसमें मैन सिटी ने डोमिनेट किया था, 6-3 से हरा दिया था, लेकिन ये मैच थोड़ा क्लोज होगा और मेरा मनी सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, थोड़ा सा यूनाइटेड की तरफ जा रहा है. मैं इस मैच में कुछ कहूंगा नहीं, मेरे हिसाब से ऑल्दो सिटी डोमिनेट साइड है एंड सिटी शुड विन, क्योंकि इसमें हालैंड वालैंड सब खेलेंगे, डी ब्रुयने खेलेंगे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अ बेटर टीम, दे विल गिव अ बेटर परफॉर्मेंस. और अगर सिटी एंड तक गोल नहीं कर पाई तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जीत सकती है. तो गाइस ये है मेरा प्रेडिक्शन. अब देखते हैं कि इस मैच वीक में क्या होगा. बहुत सारे मैचेस हैं, चेल्सी के तो 2-2 मैचेस हैं. देखते हैं इस वीक में क्या होगा, हु विंस, कैसे ये वीक प्रोग्रेस करेगा, और आने वाले वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स के बारे में और टीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे. अभी जल्दी से हम दूसरी सीरीज भी इस चैनल में लॉन्च करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लिवरपूल, प्रॉब्लम वाली सीरीज भी, क्या क्या किस टाइप के चीजें करनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स हैं जो फ्यूचर में अच्छे होंगे. हम एक स्काउट का एक वीडियो भी निकालेंगे, इसमें स्काउट्स के बारे में हम बताएंगे कौन से अच्छे प्लेयर हैं. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के शोज चैनल में आएंगे. एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल तब तक एंड एंजॉय आवर कवरेज ऑफ द एंटायर वीक. एंड तब तक के लिए गाइस, नेक्स्ट मैच वीक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के पहले के लिए मैं मिस्टर फुटी के साथ से इजाजत लेता हूं. होपफुली आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल को फॉलो करो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.